हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम आपको क्लास 10 जो आपका भूगोल है अध्याय फर्स्ट संसाधन एवं विकास, ठीक है, मैं आपको फुल चैप्टर एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। पूरा अध्याय, ठीक है, पूरा अध्याय सिर्फ एक ही वीडियो में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एक वीडियो में आपका संसाधन एवं जैव विकास पूरा चैप्टर, पूरा अध्याय खत्म हो जाएगा। पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहली चीज है कि आपका संसाधन क्या है। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे संसाधन क्या है। संसाधन के कई सारे वर्गीकरण हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे संसाधन। देखो संसाधन क्या है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो पर्यावरण है, जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण में उपलब्ध, जैसे पर्यावरण में बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, ठीक है। तो पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तुएं, चाहे जो वस्तुएं हैं, सभी वस्तुएं, ठीक है, जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है, जिससे जो मानव लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनकी आवश्यकता पूरी होती है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहलाते हैं। वही हमारे संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। वो हमारे क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। जैसे अगर आपका वनस्पति है तो ये भी एक संसाधन है, चट्टान है तो ये भी एक संसाधन है, धातु है तो ये भी एक संसाधन है। और ये सारे क्या है? मतलब मानव की पूर्ति करते हैं, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे पवन ऊर्जा भी मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जल भी एंड आपका वन भी, ठीक है। तो ये सारे संसाधन है, ठीक है। और आप यहां आगे समझो कि संसाधनों का विकास जो है उनकी आपका सभ्यता एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है, उनकी जो प्रौद्योगिकी होता है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये आपका संसाधन है। एक आसान आपका वे में संसाधन की परिभाषा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो संसाधन यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है संसाधन का वर्गीकरण। मतलब जो संसाधन होता है वो कितने वर्गों में पाया जाता है, कहां कहां पाया जाता है, कितने वर्गीकरण, मतलब उनके प्रकार, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो संसाधनों का सबसे पहला वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो देख सकते हो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। वो कौन कौन सा संसाधन है? सबसे पहला जो आपका संसाधन है वो है जैव संसाधन। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैव संसाधन आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है। तो जैव संसाधन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसका उदाहरण क्या होता है ये समझेंगे। तो जैव संसाधन जो होता है, इन संसाधनों, जो जैव संसाधन होता है, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। कहां से होती है? जो जैव संसाधन होता है उनकी प्राप्ति कहां से होती है? जीव मंडल से होती है। और इसमें जीवन व्याप्त होता है। देखो जो जैव संसाधन होता है वो सजीव होता है, जिसमें जीवन व्याप्त होता है, जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, ठीक है। और इसमें क्या जीवन व्याप्त होता है, तो इसलिए हम इसका क्या नाम दिए हैं? जैव संसाधन, ठीक है। जैव संसाधन काफी आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा एग्जाम्पल है मनुष्य। क्या है? मनुष्य, ठीक है। मनुष्य एक जैव संसाधन है, क्योंकि ये जीव मंडल में रहता है और ये जीवन व्याप्त करता है, ठीक है। तो इसलिए जो मनुष्य है वो एक जैव संसाधन है। इसी प्रकार से आपका पशु है, पशुधन, ठीक है, जिसमें सारी पशुएं होती हैं, तो ये भी जैव संसाधन है, क्योंकि ये भी जीव मंडल में होती हैं और ये भी जीवन व्याप्त करते हैं। अगला जैसे आपका वनस्पति है, वनस्पति भी एक जैव संसाधन है। तो यहां से आप सारी चीजें बता सकते हो काफी आसानी से। और एवं जो जीव होते हैं, जीव भी जीव मंडल में होते हैं और जीवन व्याप्त करते हैं, तो ये भी हमारा जैव ही संसाधन है, ठीक है। तो यहां से आपको जैव संसाधन समझ में आ गया। और इसका उदाहरण भी, जैसे आपका मनुष्य है, पशुधन है, वनस्पति है, जीव है, जैसे कीड़े मकोड़े जीव और सारे जो छोटे मोटे जीव होते हैं वो सारे आपके जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा जो हमारी वर्ग है वो कौन सा है, तो दूसरा हमारा है अजैव संसाधन। अब इसका उल्टा है, जैसे जैव संसाधन है उसका उल्टा अजैव संसाधन होता है, ठीक है। अजैव संसाधन क्या होता है कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से, जो निर्जीव होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। और इसमें कोई जीवन व्याप्त नहीं होता है और इन्हें जीव मंडल से नहीं प्राप्त किया जाता, ठीक है। तो ये हमारा अजैव संसाधन होता है, ठीक है। यहां आपसे समझ में आ गया कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, मतलब इनमें कोई जीव नहीं होता, इनका कोई जीवन व्याप्त नहीं होता है, ठीक है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो वो है आपकी धातुएं। धातुएं जो है इनमें जीव होता है? नहीं होता, ठीक है। तो धातुएं, और वो क्या होती हैं? निर्जीव होती हैं। और मैं आपको एक और बता देता हूं, जैसे आपका है चट्टाने। चट्टाने भी आपका एक अच्छा सा उदाहरण है, मतलब इनका ये दोनों काफी अच्छा उदाहरण है अजैव संसाधन का। तो जैव और अजैव संसाधन आपका उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, एक हमारा जैव है और एक हमारा दूसरा अजैव है। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब हमारा दूसरा जो आता है वो है साम्यता के आधार पर, ठीक है। इसके आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो अब यहां आप इसको भी देख सकते हो। देखो आपका साम्यता के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया, इनके आधार पर भी संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, वो है आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब इसमें जितने भी संसाधन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये पूरा चैप्टर पढ़ के जाना। भूगोल का पहला चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे नवीकरणीय संसाधन के बारे में। नवीकरणीय संसाधन, तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि वे संसाधन, मतलब वे संसाधन जिन्हें भौतिक या फिर ये रासायनिक लिखा हुआ है, ठीक है, भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक, मतलब भौतिक प्रक्रिया द्वारा या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, और या फिर आप यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या फिर पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब इन्हें दोबारा बनाया जा सकता है, पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, चाहे भौतिक के द्वारा, चाहे रासायनिक के द्वारा और चाहे यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा, ठीक है। पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है, उन्हें हम लोग कहते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। वही आपका नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाता है। नवीकरणीय का मतलब है कि अगर कोई चीज है वो खत्म हो जाए तो हम उसे दोबारा बना लें। ऐसा नहीं कि हम उसे नहीं बना सकते, और ऐसा भी नहीं कि वो लाखों करोड़ों वर्ष बाद हम उसे बना सकते, नहीं, इनको तुरंत बनाया जा सकता है। चाहे आप वो भौतिक के द्वारा चाहे बनाया जा सकता हो, चाहे आपका रासायनिक के द्वारा और चाहे यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा, लेकिन हाँ दोबारा बनाया जा सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया नवीकरणीय योग्य संसाधन, ठीक है। नवीकरणीय का मतलब है कि नवीकृत करना, दोबारा पुनः उत्पन्न करना, ये आपका नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए समझा दूं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, जल, वन और वन्य जीव, ठीक है, ये आपकी नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इनको मतलब बनाया जा सकता है, मतलब चाहे जिसके द्वारा, लेकिन कम समय में बनाया जा सकता है, ठीक है, और दोबारा नवीकृत किया जा सकता है। और दोबारा मतलब अगर जल है, जल को भी दोबारा बनाया जा सकता है, ठीक है। आपका मतलब समझो, अगर कोई वन है तो वन को अगर आप काट दोगे तो फिर इसे दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है काफी कम समय में। नवीकरणीय जो होता है काफी कम समय में हो जाता है, लेकिन अनवीकरणीय अगर खत्म हो जाता है तो उनको बनाने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे अनवीकरणीय योग्य संसाधन के बारे में। तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन में क्या समझोगे कि वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, मतलब पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अगर इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, मतलब एक लंबा समय लगता है, एक नए मतलब लंबा भू अंतराल में होता है। जैसे आपका मतलब खनिज है, जीवाश्म ईंधन है, इन सब को मतलब खुदाई करके निकाला जाता है। अब वो लाखों साल से पड़े हुए हैं, ठीक है, तब वो वहां निकल रहे हैं, ठीक है। अगर इनको सोचा जाए कि यहाँ पटाई करके दोबारा बनाया जा सकता है तो नहीं, उनको बनने में बहुत साल लग जाते हैं, लंबे भू अंतराल में बनते हैं। तो इसीलिए इन्हें अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता और इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, आपका अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाता है। जैसे आपका खनिज है, जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, ये आपका हो गया अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ये आपका था दो वर्गों में, पहला हमारा नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। अब हमारा आता है स्वामित्व के आधार पर हमारा संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर देखो कई प्रकार में बांटा गया है, ये ध्यान रखना संसाधनों को, और सारा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरा ध्यान से देखना, पूरा चैप्टर पढ़ के जाना, ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा। तो आपको स्वामित्व के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में विभाजित किया गया है या किया जाता है। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। अब स्वामित्व के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान सा बताऊंगा। जैसे एक वर्ग जो है ना, उसको 2 लाइन में डिफिनेशन खत्म कर दूंगा, आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है, कोई आपको भार नहीं लगेगा, आसानी रूप से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, ये आपको समझना जरूरी है। अब वे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व से होता है, मतलब जो व्यक्ति के द्वारा बनाया जा सकता है, निजी व्यक्ति के द्वारा, आपका व्यक्ति संसाधन कहलाता है। व्यक्तिगत संसाधन या व्यक्ति संसाधन कहलाता है। निजी का मतलब कोई अकेला मतलब मनुष्य भी कर सकता है, निजी कोई निजी भी बना सकता है खुद के लिए। जैसे बगान है, अगर आपको बाग लगाना है तो एक व्यक्ति कर सकता है, चरागाह भूमि बना सकता है, तालाब बना सकता है, तो ये एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। जैसे अगर बागान लगाना है तो एक व्यक्ति के द्वारा, ये व्यक्तिगत संसाधन है। चारागाह भूमि है तो एक व्यक्ति के द्वारा है।
तालाब बनाना है तो एक व्यक्ति, यानी कि ये सारे व्यक्तिगत संसाधन है, ठीक है, व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ये हमारा पहला हो गया ना, व्यक्तिगत संसाधन। अब हम लोग दूसरा संसाधन समझने वाले हैं। 4 वर्गों में बांटा गया है तो इसलिए मैं आपको एक एक समझाता हूं। दूसरा समझना, सामुदायिक संसाधन। अब बात यहां आती है कि सामुदायिक संसाधन क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं समझा देता हूं। सामुदायिक संसाधन का मतलब है कि वे संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के पास समान रूप से उपलब्ध होता है, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। मतलब जो समुदाय है, जैसे जो लोग हैं, उन सबको उनका अधिकार हो, मतलब उन सबको अधिकार होने का मतलब है सभी लोग वहां जो मतलब किया जाता है, जैसे मैदान, खेल का मैदान है, अभी सामुदायिक है, यहां कोई भी खेल सकता है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति का वहां मतलब मालिक नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है वे संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों का, जितने सदस्य हैं, जितने लोग हैं, सभी का अधिकार होता है, ठीक है, सभी के समान रूप से उपलब्ध होते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा सामुदायिक संसाधन में। तो ये है हमारा सामुदायिक संसाधन। जैसे गांव का चारा भूमि या चारण भूमि, अब जहां पशुएं चराए जाते हैं, जहां गांव का चरण भूमि होता है, चारण भूमि होता है, वहां सभी लोग मतलब सभी सदस्य का समान अधिकार है, सभी सदस्य वहां कुछ भी कर सकते हैं। तालाब है, ठीक है, शमशान घाट है, जहां मतलब मरे हुए व्यक्ति को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, तो वहां सभी लोगों का समान अधिकार है। खेल का मैदान है, ये हमारा है सामुदायिक संसाधन, ठीक है, समुदाय का, सभी समुदाय में सभी सदस्यों का अधिकार होता है। अब राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है जो राष्ट्रीय संसाधन होता है, जो राष्ट्र के द्वारा बनाया जाता है। जैसे तकनीकी स्तर पे देश में पाए जाने वाली संपूर्ण संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे हमारा भारत देश एक राष्ट्र है, तो तकनीकी स्तर पर जैसे अब नई नई तकनीकों का खोज हो रहा है, क्योंकि अब काफी सारी चीजें बनाई जा रही हैं लगातार, तो तकनीकी के स्तर पर, तकनीकी के आधार पर देश में पाए जाने वाले जितने भी संसाधन हैं, संपूर्ण संसाधन हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। समझ में आ रहा है ना, हर एक टॉपिक समझ के जाना, सारी चीजें। अब जैसे मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के लिए, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन जो है ना वो राष्ट्र के अधिकार में होता है, ठीक है। वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये तो ये आपको दोनों याद रखना है। आदि ये आपका राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हमें देखना है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इन संसाधनों पर संचालन एवं स्वामित्व का अधिकार अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के पास होता है। संस्थानों के पास, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है उनके पास इनका अधिकार होता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संस्थान में या संसाधन में, ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय जो दूसरे देश से मंगाया जाता है, जो चीजें होती हैं, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चारों आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और सामुदायिक संसाधन, ठीक है, ये 4 वर्गों में बांटा गया था, चारों मैंने आपको समझा दिया। अब ये आपका विकास के आधार पर हमारा संसाधन का वर्गीकरण, विकास के आधार पर। अब विकास के आधार पर देखने के बाद आपका ये जो है संसाधन का टॉपिक जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे विकास के स्तर पर इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे हम लोग एक एक को समझेंगे। पहला, संभावी संसाधन, संभावी संसाधन। अब ये क्या होते हैं, ये आप लोग समझना कि वे संसाधन, ये वैसे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में उपस्थित, जैसे कोई प्रदेश है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, कुछ भी है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, तो वहां की बात की जा रही है कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित होते हैं, मतलब जो किसी प्रदेश में उपस्थित होते हैं परंतु उनका विकास उचित रूप से नहीं हुआ है, मतलब उनका विकास जो है उचित रूप से नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि कोई प्रदेश है, वहां वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उनका जो विकास है वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं हुआ है कि सब प्रदेश में वो अधिक मात्रा में पाया जाए, नहीं, उनका विकास उचित मात्रा में हुआ है, उचित रूप से हुआ है। वो क्या कहलाते हैं, संभावी संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संभावी संसाधन कहलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका उदाहरण क्या हो सकता है, तो उदाहरण मैं आपके सामने है, थोड़ा समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे गुजरात है, राजस्थान है, में पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन। जैसे अब गुजरात और राजस्थान में जो है पवन एवं सौर ऊर्जा का संस्थान है या संसाधन है। अब इनका उत्पादन जो है यहाँ अधिक मात्रा में किया जाता है, यानी कि इनका उत्पादन यहाँ ही होता है, हमारे इधर उतना नहीं होता है। मतलब जहां गुजरात है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यही बताया कि गुजरात जो है और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा का अधिक उत्पादन किया जा सकता है, किया जाता है, अधिक उत्पादन किया जाता है, इनका ज्यादा यहाँ मतलब क्षेत्र विकसित है, ठीक है।
अगला है विकसित संसाधन। अब विकसित संसाधन के बारे में क्या समझना चाहते हो? विकसित संसाधन का मतलब है कि वे संसाधन, ठीक है, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है वो विकसित है, उनकी मतलब गुणवत्ता निर्धारित है, जैसे उनकी उपयोग और गुणवत्ता मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। मतलब कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, ये क्या है? विकसित है, मतलब इनका विकास हो चुका है, हर जगह इन्हें पाया जाता है और इनका जो है सर्वेक्षण हो चुका है, सारी चीजें इनमें देखा जा चुका है, कौन कौन से गुण हैं, सारी चीजें, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम है विकसित संसाधन, ठीक है। तो विकसित संसाधन का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनका सर्वेक्षण का मतलब है उनका परीक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग जो है कि गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वो हमारे कहलाते हैं विकसित संसाधन। अब अगर आपसे इन सारे टॉपिक्स में से कोई भी कुछ पूछ ले तो आपको कोई दिक्कत होगा? आई होप कि नहीं होगा। अब आपको अगर स्कूल में नहीं पढ़ाया हुआ होगा तो स्कूल में ये सारी चीज आपसे पूछेंगे, तो आप यहां से पढ़ के जाओ, फिर स्कूल में आप टॉपर की तरह अपना मतलब रंग दिखाओ, ठीक है, एक टॉपर की तरह। तो ये आप लोग समझना, ये आपका विकसित संसाधन है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल तो पहले ही मैंने बता दिया, कोयला और पेट्रोलियम। क्या है? कोयला और पेट्रोलियम। अगला हम लोग समझेंगे भंडार। तीसरा नंबर हम लोग समझने वाले हैं भंडार के बारे में। अब भंडार क्या होता है कि पर्यावरण में उपलब्ध हुए पदार्थ, मतलब देखो भंडार का मतलब होता है भंडार कि जो पर्यावरण में अधिक मात्रा में है, मतलब अधिक मात्रा में है, लेकिन वो क्या है ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। मतलब पर्यावरण में उपलब्ध हुए पदार्थ जो मानव होते हैं, इंसान होते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, मतलब उनको आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर है। लेकिन जो उपयुक्त प्रौद्योगिकी है, जो हमारे पास संसाधन है, प्रौद्योगिकी है, उनके अभाव में उन तक पहुंचना बाहर है, उन तक पहुंचने हमारे बस की बात नहीं है, तो वो हमारा भंडार संसाधन कहलाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्या चीज है? जैसे हमारा है, जैसे जल में दो गैसें हैं। जल में कितनी गैसें हैं? दो गैसें हैं। एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन का यौगिक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बना है। अब ये हमारे पास पानी का भंडार है, ठीक है। अब हमें अगर इस पानी में से ऑक्सीजन चाहिए, मतलब किसी को ऑक्सीजन देना है इस पानी में से, तो क्या हम पानी में से ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अभी प्रौद्योगिकी जो संसाधन है नहीं बन पाया है, ठीक है। अगर इसे अलग किया जा सकता तो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना पानी है, अगर वहां से हम ऑक्सीजन बहुत सारा निकाल सकते थे। अब हम कहें कि हाइड्रोजन को आप पानी में से अलग कर दो तो कर पाओगे, क्योंकि H2O इसका सूत्र होता है। इसमें दो मॉलिक्यूल्स आपके हाइड्रोजन के होते हैं, एक ऑक्सीजन के होते हैं, तो यहां तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपको हाइड्रोजन की जरूरत है और आप पानी में से हाइड्रोजन को अलग कर दो, तो क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि पर्यावरण में उपलब्ध है और मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी, जो हमारे पास प्रौद्योगिकी है, उनके द्वारा हम इनका मतलब इन तक पहुंचना असंभव है, ठीक है। संचित कोष या संचित कोष संसाधन, इसके बारे में समझो। यह भंडार का वह भाग है, ये भंडार जो आपका भंडार संसाधन है उसी का एक भाग है जो तकनीकी ज्ञान के द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करना, जैसे नदियों के जल से क्या करते हैं? विद्युत पैदा करते हैं। तो ये भी एक संचित कोष संसाधन है। संचित का मतलब नदियों में पानी को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने का मतलब है संचित करना। अब संचित करते हैं तो संचित करने के बाद बिजली उत्पन्न करते हैं, तो इसलिए हमने इसे क्या नाम दिए हैं? संचित कोष संसाधन। और आपको यहां समझना है कि यह भंडार का वह भाग है जो तकनीकी ज्ञान के द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किया जा सकता है या किया जा सकता है, ठीक है। ये हमारा है, मतलब भविष्य में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा है स्टूडेंट संचित कोष संसाधन। यहां से आपको ये भी संसाधन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं संसाधनों का विकास। देखो संसाधनों का विकास हम लोग समझने वाले हैं, संसाधन का विकास कैसे हुआ, क्या हुआ, इन सब के बारे में। तो अब हम लोग समझने वाले हैं संसाधनों का विकास, ठीक है। जो संसाधनों का विकास का टॉपिक है उसको समझेंगे। तो संसाधन जो है प्रकृति की देन है, मतलब संसाधन किसकी देन है? प्रकृति की देन है, परंतु मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है। मतलब मनुष्य जो है इनका बहुत ज्यादा उपयोग कर दिया है। अंधाधुंध का मतलब है कि मतलब संसाधन जहां से मिला उनका उपयोग करते गए, ठीक है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो गई, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। जैसे आप समझो, पहला
कुछ व्यक्ति विशेष के लालचवश, जो लालचवश संसाधनों का ह्रास होता है, मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लालचवश होते हैं, जिनके अंदर लालच होता है, उनके द्वारा संसाधनों का ह्रास होता है, हानि होता है। उनके द्वारा क्या होता है? संसाधनों का हानि होता है। अगला पॉइंट, संसाधन के अंधाधुंध इस्तेमाल से पूरी दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हो गई है। अब जब संसाधन का बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि जो आपका दुनिया है, दुनिया में आपका पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। आपको पता है कि जो आपका पर्यावरण है इसमें लगातार प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है और इससे हमारे ओजोन परत में छिद्र भी हो रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, तो इससे हमारे जो मतलब ये पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती हैं, तो अगर मतलब वो काफी खतरनाक किरणें होती हैं। अब इसमें छिद्र हो रहा है, तो अगर आप पर्यावरण प्रदूषण को रोकोगे तो हमारा ओजोन परत जो है वो क्षय होने से बचेगा। ठीक है, जैसे पारितंत्र पर खतरा, ओजोन लेयर में छिद्र आदि, ये सारे कारण हैं। ठीक है, ये आपका संसाधन का विकास है और संसाधन से बहुत सारी हानियां भी हैं, लाभ तो हैं ही, हानि भी बहुत सारी हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन परत में छिद्र, पारितंत्र पर खतरा, और हाँ, जो मतलब संसाधन का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं वो भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब एक टॉपिक आता है सतत विकास, सतत पोषणीय विकास। ये क्या होता है? सतत पोषणीय विकास क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूं सतत पोषणीय विकास के बारे में। तो देखो, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, मतलब जो पर्यावरण है, जो हमारा पूरा इन्वायरमेंट है, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास होता है, तो यह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब जो हमारा पर्यावरण है उनको बिना नुकसान पहुंचाए, कोई नुकसान ना पहुंचे और हमारा विकास हो, मतलब हमारा विकास भी हो, पर्यावरण को कोई नुकसान भी ना पहुंचे, तो वो होता है सतत पोषणीय विकास, जो इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा ही होना चाहिए कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास होता है, तो यह अपना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। अब हम लोग देखेंगे संसाधन नियोजन, संसाधन को नियोजित करना। जैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा परिवार नियोजन, अब आपको पढ़ना है संसाधन नियोजन। अगर आप परिवार नियोजन पढ़े होंगे तो परिवार नियोजन में यह था कि परिवार को नियोजित करना, मतलब बच्चों की संख्या कम करना, वही है आपका संसाधन नियोजन। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग और प्रबंधन करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। मतलब अगर संसाधन है आपके पास तो संसाधन का विवेकपूर्ण, मतलब आपको सोच समझकर प्रयोग करना है। ठीक है, अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना है, सोच समझकर संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करो, और उसका प्रबंधन ही हमारा संसाधन नियोजन कहलाता है। उसका प्रबंधन करना, उसको बचाना। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा संसाधन का प्रयोग करोगे तो कभी ऐसा समय आएगा कि आपके पास संसाधन ही नहीं रहेगा, संसाधन ही नहीं बचेगा। तो इससे आप संसाधन को नियोजित करो, संसाधन को विवेकपूर्ण प्रयोग करो, इसका उपयोग आप अच्छे से करो, ज्यादा मतलब अंधाधुंध ना करो। ठीक है, अब हमारा संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्या है, आखिर हम संसाधन नियोजन क्यों करते हैं, इनकी आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। देखो, सभी देश, जो हमारे सभी देश हैं या राज्य हैं, चाहे आपका देश हो, पूरा कंट्री हो या फिर छोटा सा राज्य हो, ठीक है, में सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती, मतलब सभी प्रकार की वस्तुएं नहीं उपलब्ध होती। कहीं आप देखोगे तो गुजरात में इनकी ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में इस चीज की ज्यादा मात्रा है, तो बिहार में कुछ दूसरे चीज की ज्यादा मात्रा है। मतलब वहां ये चीज कम पाया जाता है, यहाँ ये चीज नहीं पाया जाता, यहाँ ये चीज नहीं पाया जाता। वही कहने का मतलब है कि सभी देश या सभी राज्य में सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं, इसलिए हमारा संसाधन नियोजन करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, संसाधन को नियोजित करते हैं, संसाधन को नियोजन करते हैं। ठीक है, ये हमारा संसाधन नियोजन का टॉपिक। अब आप लोगों को समझना है भू संसाधन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भू संसाधन। ठीक है, भू संसाधन के बारे में आपको पूरी अच्छी तरह से समझना होगा। ठीक है, भू संसाधन के बारे में आपको अच्छी तरह से समझना होगा। ठीक है, जैसे भू संसाधन का मतलब है, पहला, जो भूमि है वो प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन का मतलब है प्रकृति की देन है। प्रकृति इसका मतलब संसाधन है, मतलब ये जो है प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, और हम लोग भूमि पर रहते भी हैं, ये सारे भूमि के अंतर्गत आते हैं। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, सारे लोग कहाँ रहते हैं? भूमि पर ही रहते हैं। अगर आपका कोई कारखाना है तो वो भूमि पर ही है। ठीक है, अगर आप रहते हो, खाना खाते हो, आपका खेत है, तो वो भूमि पर है। तो भूमि संसाधन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आर्थिक रूप से भूमि का उपयोग करते हैं, हम अपनी आर्थिक रूप से भूमि का उपयोग करते हैं। अगर आपको खेती करना है, अपना जीवन यापन करना है, तो भी हम भूमि पर ही करेंगे। तो भूमि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधे, वन्य जीव, मानव परिवहन सारे आपके भूमि पर ही किए जाते हैं, तो ये आपका भूमि संसाधन के अंतर्गत आता है।
भूमि संसाधन के प्रकार के बारे में समझ लो। जैसे आपका कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य, जैसे कृषि योग्य भूमि का मतलब है यहां आप लिख देना ऐसी भूमि जो कृषि के योग्य होती है, जिसमें फसलों का उत्पादन होता है और उससे मतलब किसान जो होते हैं जीवन यापन करते हैं, भूमि योग्य संसाधन या कृषि योग्य संसाधन कहलाता है। वन भूमि, वन भूमि का मतलब है जहां वन को उगाया जाता है, ठीक है, जहां पर वन को उगाया जाता है, जहां हरियाली नहीं होती, जहां हरियाली इसलिए नहीं होती, जहां कृषि किया जाता है वहां अधिकतर हरियाली होती है, ठीक है। गैर भूमि संसाधन, गैर भूमि संसाधन का मतलब है जहां पर आपका कृषि, गैर कृषि भूमि, जहां पर कृषि नहीं किया जाता, ठीक है, वे मतलब भूमि आपका गैर कृषि भूमि कहलाते हैं। चारागाह उपवन, चारागाह उपवन का मतलब है जहां पशुओं को चराया जाता है, ठीक है। और हमारे यहाँ जो है भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में कृषि किया जाता है, ठीक है, तो इसलिए आपका ये है भू उपयोग के प्रकार। देखो ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूं, ठीक है, आपको ऐसे ही समझना है। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में और अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक भी टॉपिक आपका चैप्टर में से बचेगा नहीं, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में आएगा भी नहीं, पहले चैप्टर भूगोल से, ठीक है। तो ये सारा जो मैं जितना पढ़ा रहा हूं नोट कर लेना अच्छे से और आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है, याद करते रहना। हमारा है भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण क्या है वो समझ लो। तो भूमि संसाधन जिनका उपयोग, जैसे भूमि संसाधन जिनका उपयोग हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, मतलब जो भूमि संसाधन है जिनका उपयोग हमारे पूर्वज जैसे दादा परदादा, ठीक है, ये सारे लोग करते आ रहे हैं, तो भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी होना आपका भूमि निम्नीकरण कहलाता है। देखो जब किसी चीज पर लगातार बुआई करोगे तो वो, जैसे ये भूमि है, अब इस पर आप लगातार बुआई करने का मतलब है कि आप गेहूं बो दो, फिर धान, ऐसे कई सालों तक चले जाओगे, तो उनकी जो उर्वरा शक्ति है, मतलब जो भूमि की शक्ति है, उत्पादन करने की शक्ति है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि उसकी शक्ति कम हो जाएगी, ठीक है। तो वही हमारा कहलाता है भूमि निम्नीकरण, भूमि में शक्ति का कमी होना, भूमि निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब है कमी होना, ठीक है। तो भूमि संसाधन जिनका उपयोग हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं और भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी होना ही हमारा भूमि निम्नीकरण कहलाता है। कारण समझ लो, जैसे हमारा वनों की कटाई भी एक भूमि निम्नीकरण का कारण है। भूमि मतलब भूमि को निम्नीकृत करना, ठीक है। अधिक पशुचारण से भी भूमि, मतलब भूमि का मतलब है जो मिट्टी है इनको कट करना, मतलब इनको कम करना। अति सिंचाई से भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है, अधिक सिंचाई से भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तेज बहाव के कारण मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है। खनन करने का मतलब है खोदना, मतलब खुदाई करके जो अच्छी चीजें हैं उनको निकालना, ये भी भूमि निम्नीकरण का कारण है। उपाय आपका यही है कि पेड़ लगाना, जैसे आप पेड़ को अगर काटते हो तो लगाना भी सीखो। पशुओं को कम चराना, खनन नियंत्रण करना, जो खनन नियंत्रण करना चाहिए। तो बस भूमि निम्नीकरण में आपका कारण, उपाय और परिभाषा सारी चीजें हो चुका है। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बस इतना आप तैयार करके जाना बस, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए आ चुका है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लिख लेना, क्योंकि यहां से आपकी मैप में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मैप में भी, और हाँ क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जाता है, ठीक है, और छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे मिट्टी के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो क्या होता है? देखो जलोढ़ मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली है, मतलब देखो जलोढ़ मृदा बहुत ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है, ये याद रखना, ठीक है। जलोढ़ मृदा क्या होती है? बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, जिसमें खेती अच्छी होती है, उत्पादन अच्छा होता है, उनकी भूमि शक्ति भी अच्छी होती है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने टाइप में लिखा है उसको समझा देता हूं कि जलोढ़ मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है, मतलब काफी ज्यादा दूरी में फैली हुई है, और यह मृदा नदियों द्वारा लाई गई है। ये मृदा कहां से लाई गई है? नदियों के द्वारा, जो नदियां होती हैं उनके द्वारा लाया गया है। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इसमें पोटाश जो होती है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जो आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक वांगर जलोढ़ मृदा, एक खादर जलोढ़ मृदा, ठीक है। बांगर जलोढ़ मृदा मतलब होता है पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर जलोढ़ मृदा, और नई जलोढ़ मृदा को खादर जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब माइंड में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये तो एक प्रकार से आपने वो बताया जो पुराना और नया का मॉडल, लेकिन अब इसका परिभाषा तो बता दो सर। तो परिभाषा में भी मैं
भी आपको बता देता हूँ कि बांगर जो नई या फिर नई जलोढ़ मृदा होती है, जैसे आपके बांगर है या खादर है, तो जो नई जलोढ़ मृदा होती है वो अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है, अधिक उपजाऊ। और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है वो कम उपजाऊ होता है। क्यों? क्योंकि उसकी भूमि शक्ति कम हो चुकी है, ठीक है। बस इतना सा आपको समझना है। आपको जलोढ़ मृदा समझ में आ गया, इनके प्रकार भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या समझना है? सारी चीजें तो समझ में आ गया जलोढ़ मृदा के बारे में। अब हम लोग समझेंगे लाल मृदा। लाल मृदा के बारे में, तो लाल मिट्टी में लौह की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। इसकी जो मात्रा है, लौह की मात्रा यानी कि लोहे का Fe की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका रंग क्या ऐसा होता है? लाल होता है। ये याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये तमिलनाडु में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, तो ये मतलब काफी ज्यादा पाया जाता है। तमिलनाडु में भी, कर्नाटक में भी, महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। और ये मृदा कृषि योग्य है, मतलब इसमें हम लोग खेती कर सकते हैं, कृषि योग्य है, मतलब उपजाऊ है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे काली मृदा के बारे में। काली मृदा भी आप लोग समझना, जितनी मृदा बता रहा हूं उतना आप समझ लो, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। यह मृदा को रेगड़ या काली कपास की मृदा भी कहते हैं। रेगड़ मृदा या फिर इसे काली कपास की मृदा कहा जाता है। काली मृदा को आप काली कपास की मृदा या फिर रेगड़ मृदा, कहीं कहीं रेगुड़ भी लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, रेगड़ भी कह सकते हो। काली मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। देखो चट्टान किस रंग की होती हैं, जल्दी से बताओ? काली रंग की। किस रंग की? काली रंग की। अब काली रंग की चट्टानें होंगी और इन्हीं के टूटने फूटने से किसका निर्माण होता है? काली मृदा का। तो फिर इनका रंग भी तो काला ही होगा, ठीक है। बस इस मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास आदि पाया जाता है। और ये जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी दिशा में पाया जाता है, ठीक है। कौन? आपकी काली मृदा, ठीक है। अब एक मृदा और समझ लो जो इंपॉर्टेंट है, बस इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब आप लोग लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा के बारे में समझ लो, ठीक है। लेटराइट मृदा के बारे में, लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होता है, ठीक है। जहां तापमान क्या होता है? उच्च होता है, वहां ज्यादा गर्मी होती है और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होता है। लेटराइट मृदा के निर्माण में निक्षालन प्रक्रिया की भूमिका आपका महत्वपूर्ण होती है। यह मृदा पहाड़ी या ऊंची समतल भूमि में पाया जाता है, जैसे आपका कर्नाटक है, केरल है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, ठीक है। ये सारे हैं, ये सारे आपको समझ में। अब मिट्टी आपको इतना समझना। अब आपको कोई पूछ ले मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है, तो मरुस्थलीय मृदा में आप कह देना वो मृदा जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे आपका रेगिस्तान है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको समझना है बस। तो ये हमारा हो गया आपका सारी मृदाएं, ठीक है। जो इतनी भी आपकी मृदाएं थी वो मैंने आपको समझा दिया। अब इस चैप्टर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मतलब चैप्टर नंबर 1 में देखो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। संसाधन एवं विकास में देखो, इसमें मैंने जितने भी टॉपिक्स थे आपकी बुक में सारा मैंने इंक्लूड कर दिया है। अब आप फालतू की चीजें पढ़ो तो वो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीजें और जितने आपके चैप्टर में आपके टॉपिक्स थे वो सारा मैंने ले लिया। अब आपको ये पूरा अध्याय सिर्फ एक वीडियो में खत्म हो गया। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया पहला चैप्टर। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आपको समझ में आया हो तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नहीं आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। मैं आपको ऐसे ही हर एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, क्लास 10 का हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, ताकि आप लोग सारे सब्जेक्ट के वीडियोस देख सको। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।